लास्ट टाइम क्या बताया था आपको, माइटोसिस चल रहा था। माइटोसिस में हम लोग प्रोफेज पढ़ रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रोफेज में कितना स्टेज है? अर्ली प्रोफेज, मिड और लेट प्रोफेज, ठीक है। अर्ली, मिड और लेट, तो इन तीनों स्टेज में होता क्या है, तो मैंने आपको अर्ली और लेट में डिफरेंस बताया था कि अर्ली प्रोफेज में क्या है और लेट प्रोफेज में क्या है, ठीक है। बताइए क्रोमैटिन किस स्टेज में दिखाई देगा, अर्ली की लेट? जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन के रूप में कब दिखेगा? अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में वो क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कहाँ से स्टार्ट होगी? अर्ली में। पूरी तरीके से लेट में डिसअपियर हो जाएगी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन बताइए, प्रोफेज की किस स्टेज में जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में दिखता है? इन विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म? बताइए, अर्ली या लेट? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। प्रोफेज की किस अवस्था में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में दिखाई देता है? लेट में, क्योंकि लेट प्रोफेज जब आती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो आप न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, पूरा न्यूक्लियस गायब, केवल क्या बचा? जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा ना, याद रखिएगा इसको। समझ में आ रहा है? तो प्रोफेज कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने बताया था मेटाफेज। मेटाफेज में मैंने बोला था कि जो जितनी स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। जितनी भी स्टेज है, ऐसा नहीं होता है कि एक के बाद एक स्टेज स्टार्ट होती है कि प्रोफेज खत्म हो तो मेटाफेज स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेज खत्म हो रही है, उधर से मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। मीन्स अगर लेट प्रोफेज का मतलब क्या होता है? अर्ली मेटाफेज। लेट मेटाफेज का मतलब अर्ली एनाफेज। समझ रहे हैं ना, बात एक ही है। तो मेटाफेज में मैंने बोला था कि सेल में होता क्या है, सेल में ये जो इस तरीके के क्रोमोसोम जो है वो आपस में आकर के अरेंज हो जाते हैं। कहाँ? इक्वेटर लाइन पर। स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हो जाता है किस पर? क्रोमोसोम पर। लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर लेट प्रोफेज में बन जाते हैं, बट वो अटैच नहीं करते हैं। अटैचमेंट कहाँ होता है? मेटाफेज में। और सारे क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। जब मेटाफेज खत्म हो रही होती है, मीन्स लेट मेटाफेज, उस समय क्रोमोसोम में यहाँ जो आपको सेंट्रोमियर दिखाई देता है, सेंट्रोमियर क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट कर जाएगा तो दोनों क्रोमोसोम टूट जाएंगे, ठीक है। तो लेट मेटाफेज को ही क्या बोलते हैं? अर्ली एनाफेज। बात नहीं, ठीक है। मेटाफेज हो गया था। एनाफेज देखिए, एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में इस तरीके से ये स्टेज है, ये स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर क्या है? सिकुड़ रहे थे, तभी तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम कुछ इस स्टेज में आपको दिखाई देगा। क्रोमोसोम कितने हिस्से में डिवाइड हो गया? 2, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है? क्वेश्चन ये आता है कि किस स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। अभी तक आपने कितने क्रोमोसोम पढ़े थे? 2। आप मेटाफेज के डायग्राम को देखिए। मेटाफेज का डायग्राम इस तरीके से बनता है। आइए, ये मेटाफेज कितना क्रोमोसोम? 2 है, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या हम किससे काउंट करते हैं? सेंट्रोमियर से। एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम जब भी टूटेगा तो इस तरीके से हो जाता है। सेंट्रोमियर 2 हो जाएंगे तो 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 हो गए। तो इसी स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, लेकिन अमाउंट डबल नहीं होता है। अमाउंट समझ रहे हैं? कितनी आर्म्स में, इसमें कितनी आर्म्स हैं? क्रोमैटिड्स कितना है इस क्रोमोसोम में? कितने क्रोमैटिड? कितने क्रोमैटिड इसमें? 4 नहीं बोलेंगे, ये तो गलत कर बैठते हैं। टोसी कंडीशन है ये टोसी है, 2 क्रोमैटिड। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो बोलते हैं 1 क्रोमैटिड है, इसको डबल कर देते हैं, बोलते हैं 2 क्रोमैटिड। ये वाला एक, ये वाला, इसमें 2 क्रोमैटिड है, इसमें भी 2 हैं, टोटल 4 क्रोमैटिड। यहाँ कितने हो गए? यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4 ही तो क्रोमैटिड है। तो अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आया। क्रोमोसोम का अमाउंट वही सेम है,
तो एनाफेज में लिखिएगा इवेंट में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये, किस स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, इसी में होता है। बट अमाउंट रिमेन सेम, लेकिन अमाउंट क्या है, सेम है अभी भी, अमाउंट सेम। दूसरा क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू रीच एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम अपने ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर खींचना स्टार्ट हो गए हैं, पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे कब, टेलोफेज में। यहाँ क्रोमोसोम पोल पर अभी पहुंचा नहीं, खींच रहा है, खींच रहा है क्रोमोसोम, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव, अपोजिट पोल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अपोजिट पोल पर कितना स्टार्ट, इसमें देखिए, इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर सेंट्रोमियर ये है और ये क्या है, इसकी आर्म है। क्रोमैटिड फेस टुवर्ड्स द पोल, क्रोमैटिड फेस टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर फेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, सेंट्रोमियर इक्वेटर लाइन पर है। यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर फेस टुवर्ड्स द पोल और ये क्रोमैटिड फेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, समझ रहे ना। ये देखिए इक्वेटर लाइन इसकी है, इक्वेटर की तरफ फेस है, ये क्या इक्वेटर की तरफ फेस है, लेकिन ये किधर फेस है, पोल की डायरेक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, ये अपोजिट है। यहाँ पर लिखिएगा सेंट्रोमियर फेस टुवर्ड्स पोल व्हाइल क्रोमैटिड इक्वेटर, क्रोमैटिड कहाँ फेस करेगा, इक्वेटर की साइड में, ठीक है। अगला है टीलोफेज, टीलोफेज समझना ही नहीं है, जस्ट उल्टा होता है प्रोफेज का। सर जी बताइए। हम सर अभी इसमें नहीं समझ पाते, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, जो ये टूटता है तो यहाँ पर क्या डबल होता है, क्या सेम रह जाता है, यही तो हम अभी तक बताएं, फिर से बता दे रहे हैं। सर क्लियर कट में 2 लाइन होती है, 3 लाइन, बिल्कुल बता दें, क्लियर कट बताया भी था, याद करने नहीं आप सब लेट है ना, मेटाफेज में है। मेटाफेज जब लेट लास्ट हो रही होती है, लेट मेटाफेज जब खत्म हो रही होती है, ये सेंट्रोमियर बीच में से क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो आपके धागे हैं ये थिकनेस, ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, खींचेंगे, छोटे होंगे। ये सब जान रहे हैं, जब तक ज्वाइंट रहता है तब क्या रहता है, जब टूट जाता है तो उसका नाम क्या रहता है, क्या डबल होता है, क्या आधा होता है। ये अभी तक ये देखिए, अभी तक यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हैं, 2 है ना, जितना सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोम। उसकी आर्म से भुजाओं से मतलब नहीं है, भुजाएं तो अभी और डिवाइड कर जाएगा, तो भुजाएं ऐसी हो जाएंगी। सेंट्रोमियर एक है ना, एक क्रोमोसोम माना जाता है, 2 क्रोमोसोम है। अभी जब क्रोमोसोम बीच में से सेंट्रोमियर टूट गया तो आधा अलग चला गया ना। अब सेंट्रोमियर के 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए तो अपने आप में ये अलग क्रोमोसोम माना जाएगा, ठीक है, ये अलग क्रोमोसोम। हाँ ये बात अलग है, इसमें इसका अमाउंट आधा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल तो बराबर है। हाँ 4 हो गए हैं तो यहाँ 2 है, तो ओवरऑल तो बराबर रहेगा ना भाई। अमाउंट में देखिए, इसमें कितनी आर्म, 1 2, इसमें भी 2 आर्म, 4 आर्म यहाँ पर है, 1 2 3 4 आर्म यहाँ पर। नंबर केवल क्या है, डबल हुआ है, अमाउंट क्या है, सेम। इसका क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर ही तो डबल हुआ है। आखिर एक क्रोमोसोम 2 3 4 क्रोमोसोम में अमाउंट तो सेम। एनाफेज में खत्म हो गया, इसके बाद टीलोफेज आता है। तो टीलोफेज में क्या होगा, प्रोफेज का जस्ट उल्टा है, ठीक है। टीलोफेज क्या है, जस्ट अपोजिट, अपोजिट टू प्रोफेज, प्रोफेज का जस्ट उल्टा है। क्या हुआ था प्रोफेज में, 3 अवस्थाएं आई थी, अर्ली, मिड और लेट। यहाँ 3 अवस्थाएं नहीं आई थी, समझ रहे ना। ये प्रोफेज से छोटी अवस्था है, याद रखिए, सबसे बड़ी अवस्था ही प्रोफेज होती है। ये टीलोफेज क्या उससे छोटा है। लेकिन इवेंट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा यहाँ होगा। यहाँ क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, यहाँ फिर से
लगा। हो गया। न्यूक्लियोलस इसमें गायब हुआ था, फिर से रीअपियर। क्रोमोसोम इसमें धीरे धीरे मोटे हो रहे थे, क्योंकि अर्ली में आपने क्रोमोसोम को क्रोमैटिन बोला था, लेट में आपने कहा था वो क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम धीरे धीरे थिक हो रहा था ना, थिकनेस बढ़ रही थी ना। अरे इसमें थिकनेस बढ़ेगी तभी तो ऐसा दिखाई देगा। कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ क्रोमोसोम क्या है? डी कंडेंसेशन, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम हमको ऐसा दिख रहा था। देखिए एनाफेज का डायग्राम में क्रोमोसोम हमको ऐसा दिख रहा था, ठीक दिख रहा था, छोटा दिख रहा था। अब ये क्या खुलेगा, ये कंडेंस है, अब वो डी कंडेंस होगा। डी कंडेंस का मतलब धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। ये उसको बोलेंगे टेंगल। टेंगल का मतलब उलझा हुआ नजर आएगा। देखिए एक होता है धागा, धागे को जैसे धागे की रील होती है, वो टेलर के पास होती है ना, धागे को खोल दीजिए, पूरा ढेर सारा धागा हो गया, उसको ऐसे से लपेट दीजिए, पुरस्कार दिखेगा, ठीक है। वो क्रोमोसोम मान लीजिए उसको आप। यहाँ पर क्या होगा, एनाफेज से जब टेलोफेज आती है तो बहुत सारे परिवर्तन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस हो गया, न्यूक्लियोलस वापस हो गया, क्रोमोसोम मोटा है, क्रोमोसोम पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि इसको आप क्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक। तो जो चीज यहाँ पर हुई थी उसी का जस्ट उल्टा यहाँ, समझ रहे। यहाँ ये सारी चीजें गायब हुई थी प्रोफेज में, यहाँ वापस रिटर्न हो गया। क्रोमोसोम थिक होना चालू हो गया था, क्रोमोसोम थिक हो गया, जस्ट अपोजिट, लिखना नहीं हो गया। क्रोमोसोम सबसे अच्छा किस स्टेज में दिखाई देता है ना, फेज कह सकता है, मेटाफेज में। नोट कर लीजिए, क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन इन द मेटाफेज। क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन इन मेटाफेज। अरे लिखा तो इस अक्षर में लिखाता ही इसलिए नहीं बोलता, क्या ना बायोलॉजी में लिखा है कम ज़्यादा बोला ज़्यादा जाता है। इतना थ्योरी है तो लिखाएंगे तब तो हो गया काम, लेकिन हिंदी में लिखा देगा। सेल डिवीजन की इस अवस्था में कैरियोटाइपिंग रेडियोग्राम किया जा सकता है। कैरियोटाइपिंग जानते हैं, अगर आपको क्रोमोसोम का अध्ययन करना है तो इसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग, स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। और क्रोमोसोम का को पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, क्रोमोसोम की सारी डिटेल पेपर पर रिप्रेजेंट करनी है, इसको बोलते हैं ईडियोग्राम। ईडियोग्राम या कैरियोटाइपिंग अगर आप करते हैं तो किस स्टेज का सहारा लेंगे, किस स्टेज का, मेटाफेज का, क्योंकि सबसे अच्छा क्रोमोसोम वहीं दिखेगा। क्रोमोसोम की संख्या गिननी है, सेल में कितनी है, तो किस स्टेज में देखेंगे उसको, मेटाफेज में, है ना। फेज में कुछ नहीं देखेंगे। क्रोमोसोम की संख्या मेटाफेज में गिन सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडेंस स्टेज में क्रोमोसोम मेटाफेज में दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना। फिर से देख लीजिए, अगर आप बोलते हैं प्रोफेज, प्रोफेज में क्रोमोसोम कैसा होता है, बहुत पतला उलझा हुआ होता है। जब लेट प्रोफेज आती है तो क्या हो जाता है, ये क्रोमोसोम मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। और मेटाफेज आती है, प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज, मेटाफेज, क्रोमोसोम और ज़्यादा थिक हो जाता है। जितना ज़्यादा मोटा क्रोमोसोम होगा उतने तो अच्छा दिखेगा, धागा पतला है तो क्या बढ़िया दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। थिक क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा मेटाफेज में होते हैं, इसलिए संख्या काउंट करनी है तो यही स्टेज ट्रिपल की आती है। मेटाफेज के बाद एनाफेज जब आती है तो क्रोमोसोम पतले होना चालू हो रहे हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये देखिए थोड़ा सा आप बोलेंगे थिन हो जाएगा, ठीक है। और एनाफेज के बाद जब टेलोफेज आती है तो क्रोमोसोम एकदम उलझ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एकदम धागा बन गया, क्रोमैटिन के रूप में आ गया। जब सेल डिवीजन चालू होता है तो क्रोमोसोम की थिकनेस बढ़ती है, मेटाफेज तक हाईएस्ट थिकनेस, उसके बाद थिकनेस घटना चालू, समझ रहे हैं। तो कैरियोटाइपिंग रेडियोग्राम आप मेटाफेज से कर सकते हैं। अगला है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, देखिए दो हिस्से में न्यूक्लियस टूट गया। अब क्या है इसके बाद, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अलग तरीके से और एनिमल में अलग बोलेंगे। प्लांट में साइटोकाइनेसिस होती है किससे, बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट
तो प्लांट में देख लीजिए कैसे प्लांट में साइटोकाइनेसिस, ये प्लांट सेल है, टेलोफेज कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, इसकी बारी है सेल का साइटोप्लाज्म। बीच में एक प्लेट बनेगा, जैसे मैं इसको दिखा दूं, देखिए बीच में मैंने प्लेट बना दिया, ये प्लेट। जब प्लेट बन जाएगा तो ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों पार्ट अलग हो जाएगा, सेल प्लेट। अब सेल प्लेट बनती कैसे है वो समझना है। लिखेंगे यहाँ पर सेल प्लेट कैसे बनती है। सेल प्लेट बीच में बनना चालू होती है, देखिए यहाँ से, अगर ये कमरा है इसमें सेल बीच में दीवार बना दें तो बोलेंगे सेल प्लेट बन गया। कैसे? बीच से बनाना चालू करेंगे, बीच में से, और किनारे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो जब पेरीफेरी की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल होता है कि सेंट्रीफ्यूगल होता है? फ्यूगल होता है ना पेरीफेरी वाला। तो इसकी जो बनने की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? सेंटर से स्टार्ट होती है, पेरीफेरी की तरफ चलती है, सेंट्रीफ्यूगल नेचर। ठीक है, यहाँ पर बीच से सेल प्लेट बनना चालू होता है और इधर डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो रहा। देखिए यहाँ से बनते बनते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सेल प्लेट पूरा ये रेडी हो गया, सेल 2 पार्ट में टूट गया। तो सेल प्लेट में लिखेंगे ये सेंट्रीफ्यूगल सिंथेसिस जो होती है, सिंथेसिस होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन मतलब पेरीफेरी की डायरेक्शन में। इसका मतलब होता है टुवर्ड्स, इसको नोट कर लेना, ये आपको ना बुक में नहीं है और इम्पोर्टेंट चीज है, पेरीफेरी की डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है इसकी। ठीक है, अब सेल प्लेट बनाने के लिए क्या चाहिए, कैसे बनता है सेल प्लेट? कोई बताएगा सेल प्लेट किस चीज से बनता है? फ्रैगमोप्लास्ट तो वो जगह है जहाँ सेल प्लेट बनती है। फ्रैगमोप्लास्ट इस एरिया का नाम है जहाँ वो सेल प्लेट बनती है, बीच की जो एरिया है। ठीक है, आप बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है और गोल्गी बॉडी से बनती है। और किससे बनती है? जो धागा यहाँ से बना हुआ था, किसी समय यहाँ से क्या बना था? धागा बना था ना। वो धागे एक्चुअली में 2 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, एनाफेज का डायग्राम इस तरीके से था। अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो अच्छा समझ में आएगा, एडवांस में पढ़े रहिए तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे काम ही चलेगा। ये धागा देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है, कुछ धागे ऐसे होते हैं जो इस पोल से लेकर के इस पोल के बीच में भी बनते हैं। ये धागा देखिए, ये कंटिन्यूस धागा है। तो जब ये क्रोमोसोम खिंचते हैं तो धागे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और इक्वेटर रीजन में पड़े रहते हैं। जो धागे हैं बीच में पड़े रह गए, छूट गए, टूटे हुए हैं, वो भी सेल प्लेट बनाएंगे। तीसरी चीज कौन सी हुई? ब्रोकन स्पिंडल फाइबर, टूटे हुए स्पिंडल फाइबर। तो कैसे बनता है लिखेंगे? बाई लिया बनाता है प्लस गोल्गी बॉडी से बनता है, वो एक बॉल होता है, प्लस ब्रोकन स्पिंडल फाइबर, ब्रोकन स्पिंडल फाइबर। आपने गोल्गी बॉडी में पढ़ा हुआ है कि गोल्गी बॉडी सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है और एक्टोसोम की सिंथेसिस करता है। हो गया ये। प्लांट में साइटोकाइनेसिस ऐसे होती है, सेल प्लेट बनती है। समझ में आया? एनिमल सेल में कैसे होता है? एनिमल सेल का समझ लीजिए, ये एक एनिमल सेल है। साथ में लिखते भी रहिए, इतना फास्ट नहीं चल रहा हूँ क्या आप लिखना पाए। ठीक, लिखते भी रहिए, डायग्राम पर आपको वहाँ टाइम वेस्ट होता है मेरा, तब तक आप लिखिए। ये एनिमल सेल है। ठीक है, इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? एक बैलून आपके पास है, बैलून को चारों तरफ से दबाइए, चारों तरफ से रखते दबाइए। ठीक है, तो उसमें एक गड्ढा बनना चालू हुआ ना बीच में, वो गड्ढा ऐसे बनते बनते एक स्थिति आएगी, सेंटर तक पहुंच जाएगा और बैलून 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसको बोलते हैं इनवेजिनेशन, अंतवलन हिंदी में। समझ गया? अब चूंकि ये पेपर पर 2D डायग्राम है, 3D तो है नहीं है, तो इसको यहाँ समझाने के लिए ऐसे समझाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? फरो है। फरो का मतलब खांच होता है। सेल में एक फरो बन रहा है, ये फरो हर तरफ से बनता है। याद रखिए, ये 2 डायरेक्शन में नहीं है, सारी डायरेक्शन में बनेगा और ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, ये सेल फरो, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये सेल 2 पार्ट में। ठीक है, यहाँ होता है बाई सेल फरो फॉर्मेशन, सेल फरो। इसी को इन्वेजिनेशन भी बोलते हैं। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में प्रेस हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में फंस जाती है, इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। ठीक है,
इन्वेजिनेशन में सेल फॉर्मेशन होता है, जिसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल है। ये केंद्र की साइड में बन रहा है, देखिए किधर बन रहा है, केंद्र की पेरिफेरी से केंद्र की तरफ जा रहा है। सिंथेसिस जो होगा, सिंथेसिस वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया। अब अगर पूछा जाए कि आपने माइक्रो टॉपिक पढ़ा था सेल वाले में, साइटोस्केलेटन पढ़ा था, उसमें 3 तरीके के मैंने फाइबर्स बताए थे। कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक और था माइक्रोफिलामेंट। अगर एनिमल सेल जंतु कोश का जो होती है उसमें चूंकि सेल वॉल होता है तो जंतु कोश का अपनी जगह पर फिक्स रहती है, पता होना चाहिए, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन एनिमल सेल में मूवमेंट होता है। अमीबा अपना पैर कैसे बना लेता है, कभी इधर बना लिया कभी इधर बना लिया पैर। सेल जो मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल तो नहीं है, जंतु कोश का सेल मेम्ब्रेन इधर से उधर कैसे हो रही है, ये होता है माइक्रोफिलामेंट के कारण। यहाँ पर भी यही चीज़ है, आखिर ये सेल मेम्ब्रेन जो सेल की है अंदर क्यों भाग रही है, मूवमेंट हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो होता है माइक्रोफिलामेंट के कारण। ठीक, यहाँ लिखेंगे ये सेल मूवमेंट, सेल में जो मूवमेंट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, भाई किससे हो रहा है, माइक्रोफिलामेंट। मैंने उसमें सेल वाले चैप्टर में बता दिया लिखवाया हुआ था, माइक्रोफिलामेंट, एंडोसाइटोसिस, एक्टोसाइटोसिस, ये सब बताया था ना। इसी की वजह से ये साइटोकाइनेसिस भी पूरा हो गया, अभी माइटोसिस खत्म हो गया। कहाँ लिखा बताओ, मैं बता रहा हूँ, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय सर्टेन बता रहे हैं, पढ़िए। हाँ सब बता रहे हैं। देखिए कुछ जगहों पर ऐसा होता है, क्या साइटोकाइनेसिस हर जगह होती है, तो हर जगह साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, हर कोश का विभाजन में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। आप लिखिएगा कि व्हेन साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, कहाँ पर साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं। ये एब्सेंट होता है, आप बोलेंगे इन प्री न्यूक्लियर डिवीजन। एफएनडी पढ़ा है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, मान लीजिए ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल 2 पार्ट में टूटने जा रहे हैं, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये कहाँ पढ़ा है, जो चैप्टर नंबर 2 है, जो प्लांट वाले 12th क्लास में दिया ना, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। एक मेगा स्पोर मदर सेल से जब वो ये वाला एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसमें 3 सेल ऊपर, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस सीधे हो गया, इसको एग सेल, सेंट्रल सेल, सिनर्ज, एंटीकोडल और ये सिनर्ज। मेगा स्पोरोजेनेसिस, वहाँ पर प्री न्यूक्लियर डिवीजन है, वहाँ पर समझ में आ रहा है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन ये है। इसका एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहाँ दे सकते हैं, नारियल का जो पानी है ना, वो क्या है, एंडोस्पर्म है, और नारियल का खाने वाला हिस्सा वो सॉलिड एंडोस्पर्म है। नारियल में हम लोग खाते क्या, एंडोस्पर्म, तो खाने वाला सफ़ेद हिस्सा सॉलिड एंडोस्पर्म, पीने वाला पानी लिक्विड एंडोस्पर्म। तो जो पीने वाला पानी होता है वो बनता कैसे है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, उसमें साइटोकाइनेसिस कोशिका में कभी होती नहीं, समझ रहे ना। यहाँ पर लिखेंगे प्री न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होता है, कोकोनट वाटर में आते हैं। तो कोकोनट का वाटर है वो एफएनडी के द्वारा बनता है, ठीक है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के टाइम पर भी होगा, ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है उस समय, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। याद रखिए, जब किसी भी कोशिका में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, ऐसा आपको फंजाई में भी तो देखने को मिलता है,
पंजाई में होता ना, पंजाई के धागे में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, जो कौन सा फाइकोमाइसिटिस जो फंगस है, फाइकोमाइसिटिस फंगस में हाइफी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एक ही सेल में रहते हैं। मल्टी न्यूक्लियोइड कंडीशन वो कैसे होता है, इसी के कारण होता है। वहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेप्टा जब नहीं होता, सेप्टा नहीं होता, ऑक्सीडेंट रहता है सेप्टा। अगला सेल डिवीजन मियोसिस। मियोसिस को बहुत फास्ट समझ लीजिए, इसमें जो प्रोग्रेस समझाएंगे बस। सिग्निफिकेंस माइटोसिस का क्या है कोई बताएंगे, क्या महत्व है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, तो बोलेंगे मैंने लिखा दिया। क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में क्या दिया हुआ है, दिखा दीजिए हमको, लोग में कहाँ बोल रहे हैं, पेज नंबर बताइए, जल्दी बोलिए। कौन से पेज नंबर पर है, 167, 66 पर ये वाला ना, ये पेज लास्ट वाली लाइन, ठीक है पढ़ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ब्लास्टोसिस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, कोई बात नहीं है। इन द सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पकड़िए इसको, ये बोल रहा है कि जब साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस का काम क्या है, बंटवारा कराना। बंटवारा बराबर होता है, बराबर होना चाहिए ना। सेल में जो चीज़ें डबल हो रही थी, दो चीज़ें, न्यूक्लियस का तो बंटवारा हो गया, न्यूक्लियस का तो बंटवारा हो चुका है, न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट गया, लेकिन जितने कोशिकांग हैं उनका बराबर अमाउंट में बंटवारा होगा, दोनों सेल में बराबर। अभी तो सेल एक ही है ना, लेकिन जब इससे दो सेल बनेंगी तो ऐसे बनेंगी, उसमें न्यूक्लियस तो आएगा ही, लेकिन साथ में जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब डबल हुआ था ना, तो डबल हुआ तो इनका इक्वल बंटवारा होना चाहिए, एक इसका सेल में आधा इस सेल में, वही देखा है कि सेल ऑर्गेन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके कारण होता है ये सब, साइटोकाइनेसिस के कारण। भाई साइटोकाइनेसिस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो इसका सिग्निफिकेंस मैंने बताया था, सेल बॉडी में ग्रोथ कराना माइटोसिस की वजह से होती है, बॉडी में कहीं रिपेयर होना है, डैमेज हो गया कोई हिस्सा, इसकी वजह से होता है माइटोसिस होता है। अब अगला समझते हैं मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में अठसूत्री विभाजन, इसमें टर्म मियोसिस दिया था, टर्म मियोसिस बाय फार्मर एंड मोरे, फार्मर एंड कोहा। बताइए सिग्निफिकेंट माइटोसिस में कल और दिया है, कल कैम्बियम। अच्छा लास्ट में बता देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो चीज़ बची रहेगी लास्ट में बता देंगे साथ। एक माइटोसिस टर्म किसने दिया था, पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है वाला, अब नहीं आता है कि टर्म माइटोसिस किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, अभी सब नहीं आता, ठीक, याद रखिएगा। मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस बोलेंगे ओनली इन जर्म सेल, केवल और केवल जर्म सेल्स में होती है। माइटोसिस मैंने बताया था हर तरीके की कोशिका में है, सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव, ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल को, ठीक है। और बोलेंगे कि क्या मियोसिस हैप्लॉइड में हो सकती है, नहीं। कहाँ होती है, एंड डिप्लॉइड, या तो डिप्लॉइड में होगा या तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइड में होगा, ठीक है। लेकिन पॉलीप्लॉइड में कंडीशन होनी चाहिए विदिन सेट ऑफ क्रोमोसोम, विदिन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये समझ रहे हैं क्या है। देखिए माइटोसिस तो हर तरीके की कोशिका में होती है, चाहे वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड के बाद किसके को नंबर आता है, 3n क्या है, पॉलीप्लॉइड, 4n क्या है, पॉलीप्लॉइड। लेकिन मियोसिस कभी हैप्लॉइड में नहीं हो सकती है, हैप्लॉइड में कैसे हो जाएगा, क्रोमोसोम तो एक ही है, क्या उसको बीच में से तोड़ देंगे, तो क्रोमोसोम बीच में से नहीं तोड़ा जाता है। अगर क्रोमोसोम की संख्या सेल में कितनी है, 10 है, कितनी है, 10, तो मियोसिस होगा तो सेल में कितने क्रोमोसोम पहुंचेंगे, 5 और 5 पहुंचेंगे ना। और सूत्री विभाजन होता है ना, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, आज 46 की जगह 23, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि सेट तो 2 होना चाहिए ना, सेट कितना होना चाहिए, 2, डिप्लॉइड कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो एक सेट यहाँ आएगा, एक सेट यहाँ आएगा।
समझ रहे ना? ह्यूमन में स्पर्म जब बनते हैं तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस की हर कोशिका में कितने क्रोमोसोम? 46। 46 कैसे लगे होते हैं? 23 इधर लगा होता है और 23 इधर लगा होता है। जब मियोसिस होती है तो बस ये आधा होता है, 23 क्रोमोसोम इस सेल में, इस वाले में 23, इस वाले में हो गया आधा। लेकिन सोचिए अगर ये 23 ही है तो क्या मियोसिस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉइड जोड़ी तो है ही नहीं है ना, जोड़ी तो अलग होता है, जोड़ी है ही नहीं है तो कभी हैप्लॉइड नहीं होता है। पॉलीप्लॉइड में हो, डिप्लॉइड में होगा। डिप्लॉइड मैंने बता दिया, डिप्लॉइड का मतलब ये होता है। पॉलीप्लॉइड में होगा लेकिन क्या होना चाहिए? इवन सेट। इवन सेट का मतलब क्या बताएगा? इवन सेट ऑफ क्रोमोसोम 4 6 3n अगर है 3n में नहीं होगा, ये ऑड है। 4n 6n 8n 7 और 5 पर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं बनाता हूँ 3n ऐसे बनता है। 3n का मतलब समझ रहे हैं? एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी, एक क्रोमोसोम का 3 कॉपी। ये क्रोमोसोम अगर मैं पहला बोल रहा हूँ, इसकी कितनी कॉपी बनाना मुझे? 3, इसकी 3, सबकी 3 कॉपी है। ये हो गया ट्रिप्लॉइड। इस कंडीशन को कहते हैं। टेट्राप्लॉइड में एक की 4 कॉपी, पेंटाप्लॉइड में एक की 5 कॉपी, समझ में आया? हैप्लॉइड में एक की अकेली कॉपी। तो बताइए जब ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड तो क्या ये बंटवारा हो सकता है? कैसे होगा? बीच में 1.5 तो करेंगे ना, 1.5 होता ही नहीं है, पूरा सेट जाता है ना, पूरा क्रोमोसोम जाना चाहिए। 4n में हो जाएगा। 4n जब चलेगा 2n, ये 2 जुड़ा इधर, ठीक है। 6n में 3 और 3 पहुंचेगा, एक इवन सेट होना चाहिए। ये सब सेल का भाग है। ये तो जनरल पॉइंट चल रहा है मियोसिस के बारे में, जनरल चीज़ें, ठीक है। कहाँ होती है, किस तरीके की कोशिका में होती है मियोसिस? मियोसिस से डॉटर, मियोसिस में जो डॉटर सेल बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती है ना, कितनी बनती हैं? 4। एक से कितना बनेगा? 4। माइटोसिस में कितनी बनी थी? 2। तो डॉटर सेल जो बनेगा R क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली क्या होती है? डिफर होती हैं, अलग होती हैं। डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से वो डिफर करेगा। समझ लीजिए अगर ये पेरेंट सेल है, इसमें कितना क्रोमोसोम? 46। तो जब इससे डॉटर सेल बनेंगी तो कितनी बनेंगी? टोटल बनेंगी 4, ठीक है। 4 डॉटर सेल जब बनेगी तो साइज तो सेम रहेगा, ये नहीं कहेंगे साइज छोटा नहीं हो जाएगा, साइज से अंतर क्या आएगा? 23 हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, हो गया आधा। अब आधे में तो कहेंगे कि 23 को जब 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर तो आएगा ही, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। वो चीज़ नहीं देखती यहाँ पर। जैसे मैंने बताया था राइबोसोम में से जो है वो जोड़ते नहीं, कैसे? यहाँ पर क्रोमोसोम आधा हो गया, बस कितना देखना? 40 की जगह 23 हो गया। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब क्वांटिटी में डॉटर सेल क्वांटिटी में क्या है? डिफर है। क्रोमोसोम की संख्या आधी गई, क्वांटिटी कम हो रहा है। क्वालिटेटिवली का मतलब क्वालिटी से होता है। डॉटर सेल की क्वालिटी और पेरेंट सेल की क्वालिटी का अंतर है। डॉटर सेल पेरेंट सेल से जीन डिफर करेगा, जीन। यहाँ जीन में डिफरेंस आ जाता है। माइटोसिस में क्या होता है? चेक क्लोन होता है, जहाँ इसका जीन अलग होगा, इसका जीन अलग होगा, समझ रहे ना? एक स्पर्म मदर सेल, टेस्टिस में जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल। उससे जब स्पर्म बनते हैं तो जितने स्पर्म बनेंगे, जितनी बार स्पर्म बनेंगे, हर स्पर्म अलग अलग होगा, जानते हैं चीज? जितनी बार स्पर्म बनते हैं, हर बार स्पर्म क्या होते जाते हैं? अलग होते जाते हैं, जीन अलग रहता है। सारे स्पर्म का जीन अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर जीन अलग नहीं होता तो सारे वर्ल्ड में सारे लोग एक जैसे हुए, माँ बाप के 4 बच्चे चारों एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग क्यों होते हैं? जबकि स्पर्म तो उसी फादर का बार बार आ रहा है ना, हर बार क्या होगा? जीन चेंज हो जाएगा, ठीक। मियोसिस से हो रहा ना, स्पर्म किससे बनता है? मियोसिस से। मियोसिस से डॉटर सेल बनती है, उनमें जीन थोड़ा सा डिफर करता है। कैसे डिफर करता है अभी बताएं? जीन जब टूटता है तो इस तरह से टूटता है, आधे आधे से इस तरह से। वो जीन नहीं टूट रहा है, डीएनए। हम जीन नहीं जानते क्या होता है? वो डीएनए है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे कोई कैरेक्टर डिसाइड होता है। कैरेक्टर
हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्या लंबाई वाला जीन हर क्रोमोसोम पर लगा होता नहीं, कुछ एक फिक्स क्रोमोसोम होता होगा जिस पर लंबाई वाला जीन लगा, जिसकी वजह से हाइट आती है। बाल के कलर वाला जीन अलग किसी क्रोमोसोम पर लगा होगा। जीन क्या होता है? क्रोमोसोम का वो सूत्र जिसको आप कहते हैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा, इसी को क्या बोलते हैं? जीन, जिसकी वजह से कोई बॉडी में कैरेक्टर आता है। समझ रहे हैं? वो सबका जब पेरेंट और मदर का सबका अलग अलग होता है, तो जो बॉन्ड बना है वहाँ से ब्रेक होकर अलग अलग प्लांट होता है कि ऐसे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है। जैसे कैरेक्टर आते हैं तो कैरेक्टर आते हैं, इसका मतलब जीन तो सेम रहता है, मतलब क्रोमोसोम उनका सेम रहता है मम्मी और पापा का, लेकिन इसका जो डिवीजन होता है वो 2n से n होकर आता है। किस प्रकार से ये आप बात करके 2n से n आता है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है क्या ये अलग हो जाती है? अलग नहीं होता, डीएनए रस्सी की तरह बंधा रहता है। ठीक है, अलग क्या होता है? ये देखिए, मान लीजिए क्रोमोसोम दिख रहा है, ये क्या है? कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। ये ऊपर ये नीचे क्रोमोसोम आधा होता है, पूरा क्रोमोसोम ही आधा हो जाता है, उल्टा उत्तर नहीं है, पूरा क्रोमोसोम ही आधा। अभी जब मेटाफेज समझेंगे ना, उसके बाद एनाफेज आएगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आधा होता है, 46 से 23 कैसे होता है, कभी समझिए। ठीक है, आप देखिए इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो देखिए कितना स्टेप होता है? 2 मियोसिस 1 और बताते रहिए, और मियोसिस 2, मियोसिस 2। ठीक है, हमको समझना क्या है? मियोसिस 1, मियोसिस 2 नहीं समझाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द माइटोसिस, ये लगभग माइटोसिस के बराबर है। एक अंतर है, एक डिफरेंस है मियोसिस सेकंड और माइटोसिस, वो अंतर बता दें। तो मियोसिस फर्स्ट देखिए, मियोसिस फर्स्ट कितना होगा इसमें? 2, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। हमने सभी के नाम के आगे फर्स्ट क्यों लगा रखा है? क्योंकि मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, जब मियोसिस 2 आएगा उसमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, वहाँ 2 लिखा जाएगा। समझ लेना। अब इसकी कैरियोकाइनेसिस पढ़ना, साइटोकाइनेसिस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस जैसे अभी माइटोसिस में समझा था, सेम वही प्रोसेस पढ़ना क्या है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक, तो देखिए इसको पढ़ने जा रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस नहीं पढ़ेंगे, जो तो सेम उसी तरीके से है। अब तक ठीक है, कैरियोकाइनेसिस देखिए इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, लेकिन सबके नाम के आगे 1 लगा देंगे क्योंकि ये 1 वाला पढ़ रहा है, प्रोफेज 1। ठीक है, सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है हर जगह, इसमें भी प्रोफेज है। यहाँ प्रोफेज में वो नहीं कहेंगे अर्ली लेट लेट, सभी बोलते हैं। यहाँ प्रोफेज में 5 अवस्थाएं, कौन कौन सी? लैक्टोटीन, गैलेक्टोटीन, जाइगोटीन और एसिडीन, एसिडीन हो गया, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। यही 5 समझ लीजिए बस। फर्स्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वहाँ नहीं था, पहली बार आया, यहाँ फर्स्ट वगैरह नहीं लगता। हो गया, सबसे पहले प्रोफेज समझ लें हम लोग। प्रोफेज 1 का कौन सा अवस्था? लैक्टोटीन। तो मैं 5वें स्टेज पे एक साथ देखिए, 5 अवस्थाओं को एक साथ बता देता हूँ। सर बताइए, हम यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं हर बार। क्या हम 1 सेकंड सुन लीजिए। सबसे पहले सेल है, तो उसमें सेल में सबसे पहले जीवन से हुआ, जीवन और G2, और जीवन S G2 हुआ, जीवन S G2। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में हमको ये पता चल गया यहाँ तक एकदम लास्ट टेलोफेज तक कि कट के 2 सेल बन चुका। साइटोकाइनेसिस में 2 हो गया, 2 सेल बन के फिर से नया जीवन से चालू हो, फिर से वो दोनों सेल फिर जीवन में जा सकती हैं। उनके ऊपर है, वो जाएंगी लेकिन एग्जिट भी हो सकती है, जीवन में जा सकती है। यहाँ का स्टार्टिंग जैसे मियोसिस का वो आपने कहा केवल जर्म सेल का होता है, जर्म सेल नहीं होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सुन लीजिए, जैसे आपने जीवन S G2, मान लीजिए जर्म सेल टेस्टिस की कोई कोशिका है, अंडा से ओवरी की कोई कोशिका है, वो विभाजन करना चाहती है तो क्या करेगी? तो पहले तैयारी करेगी ना। तो वही सेम प्रोसेस चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, इंटरफेज अवस्था सब में आती है।
वो भी G1 में जाएगी, S में जाएगी, G2 में जाएगी, उसके बाद वो माइटोसिस नहीं करेगी, वो मियोसिस करेगी वो, क्योंकि वो सूत्री विभाजन करने जा रही है ना। माइटोसिस और मियोसिस वहीं से चेंज होता है, बाकी सारी अवस्थाएं सब में सेम, G1 G2 सब में सेम होता है। यम फेज दो प्रकार की है, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। तो हम लोग माइटोसिस पढ़ चुके हैं, अब मियोसिस में पढ़ रहे हैं। मियोसिस में प्रोफेज 1 देखना। मटेरियल कैसा रहेगा? जेनेटिक मटेरियल नहीं, जैसे जो सबसे पहले वाला है माइटोसिस वाला, तो उसमें भी जो हम लोगों ने जो पहले हाँ, उसमें भी कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था। साइड से पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, एक सेल थी, 2 न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, कैरियो साइटो पूरा खत्म कहानी, 2 सेल बन गया ना। इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 बार होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 जैसे मान लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी ये कोशिका आपके पास में है, ये तैयारी कर लिया है, G1 G2 क्रॉस कर गया, अभी मियोसिस होने जा रहा है, तो ये मियोसिस 1 होगा। इसमें कौन सा होगा, पहला वाला। इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, मियोसिस 1 में 2 कोशिकाएं बनेंगी, जैसे माइटोसिस में बना था। इसमें भी क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस आएगा और साइटोकाइनेसिस। उसको क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। समझ रहे ना सर? समझ रहे। हमारे शरीर के सेल में क्या होता है? हमारे शरीर के सेल में माइटोसिस होती है, टेस्टिस ओवरी छोड़ दीजिए, टेस्टिस ओवरी में माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। ठीक है, समझ रहे ना। तो बॉडी की जितनी सेल हैं सब में माइटोसिस चल रही है, लेकिन मियोसिस स्पेशली कहाँ होती है, जर्म सेल, टेस्टिस ओवरी बॉडी। जेनेटिक मटेरियल हाँ, तो ये समझ रहे हैं ना। ये आपका मियोसिस 1 चल रहा है, ये एक सेल 2 पार्ट में टूटेगा। क्या क्या होगा इसमें, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटो समझना ही नहीं है, कैरियो समझना। कैरियो में कितने स्टेज, 4 स्टेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 सब में आता है ना, समझ रहे हैं ना। तो हम प्रोफेज 1 समझना है, इसकी प्रोफेज 1। ठीक है, क्वेश्चन करते तो इसका वाला उसमें घूम जाता है, इसका वाला उसमें, दोनों अलग 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 है। देखिए प्रोफेज 1 में यहाँ बोर्ड पे बना दे रहा हूँ, लैप्टोप्टेन एक साथ देखिए कितना टाइम लगता है। लैप्टोप्टेन, हाँ 10 मिनट होगा, चलिए इतना हो जाएगा, समझ लीजिए। लैप्टोप्टेन, जाइगोप्टेन 2 स्टेज समझ लीजिए, आगे बढ़ के आइएगा। लैप्टोप्टेन में जैसे आपने प्रोफेज जब स्टार्ट किया था माइटोसिस में, उसमें अर्ली प्रोफेज आया था, सेम यही पढ़ रहे कि आप अर्ली प्रोफेज मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको, अर्ली प्रोफेज। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी बना हुआ है, स्टार्ट डिसएपियर होना चालू हो रहा है, क्रोमोसोम उलझे हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या है, उलझा हुआ है, टेंगल है एकदम, धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हो रहा है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव करना चालू कर दिया, मूव नहीं किया पूरा, समझ में आ रहा है। अर्ली प्रोफेज में जो चीजें लिखी गई थी वही यहाँ पर। जब आप जाइगोट में आते हैं तो जाइगोट को आप समझिए क्या चीज़, अब आप इसको लेट प्रोफेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये कटमट कौन कर रहा है, जाइगोट में क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, धीरे धीरे क्या हो रही है, लगभग ये खत्म होने के कगार पर है। यहाँ पर हम लोग सीधे यही समझते हैं, क्रोमोसोम दिखाते हैं, क्रोमोसोम ठीक हो गया, कितनी आर्म है इसमें, कितना क्रोमैटिड है, कितना क्रोमैटिड इसमें नजर आ रहा है, फिर 2 है। ये कहाँ से आ जाएगा, 2 क्रोमैटिड, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जानते हैं क्या होता है, समजात गुणसूत्र क्या होता है। हमारी बॉडी की सेल में चाहे कोई भी सेल हो, क्रोमोसोम जोड़ी में होता है, जोड़ी में होता है ना, 23 इधर और 23 इधर, ये वाला क्रोमोसोम का जोड़ी ये है। जोड़ीदार क्रोमोसोम आपस में क्या बनाते हैं, जोड़ीदार क्रोमोसोम को बोलते हैं समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, समजात, जिनके कैरेक्टर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जोड़ी किसमें बनती है, जिनकी मानसिकताएं मैच करती हैं, जिनकी थिंकिंग मैच करती है, उन्हीं में दोस्ती होती है। तो ये दोस्त क्रोमोसोम नहीं, कैसे दोनों होमोलॉगस। और ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, कितने हैं, 46। इस कोशिका में 46 क्रोमोसोम समझ लीजिए, कितने हैं, 46 के 40 हैं। लेकिन 46 में हम आपको कितना दिखा रहे हैं, केवल 4 दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 4 दिखा रहे हैं। 4 का मतलब
ये जोड़ी बन चुका है, ये देख रहे हैं, ये बन गया ये 2 जोड़ी रेडी हो गया ना जो पेयर। ऐसे ही 23 जोड़ियाँ रेडी हो जाती हैं, मतलब इसमें गुणसूत्र नहीं दिख रहा था, क्रोमैटिन था, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होगा यहाँ पर, तो क्रोमोसोम दिखने लगेगा। इसके बाद ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, आपस में अपनी जोड़ी खोज लेंगे, अब खोज करके जोड़ी बना लेंगे। पेयर बना लिया, ये पेयर बन गया। जाइगोट टीम में क्या बनता है, पेयर। इसका पेयर होमोलोगस। पहला इवेंट लिख दिया होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम पेयर करते हैं, पेयर बनाते हैं। इनके पेयर को बोलते हैं बाइवैलेंट। इस जोड़ी का नाम क्या है, जोड़ी का नाम है बाइवैलेंट। बाइवैलेंट बोलते हैं। अगर कहा जाए बाइवैलेंट क्या है, तो बाइवैलेंट पेयर का नाम है बाइवैलेंट, ठीक है। और इस जोड़ी बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्रॉसओवर नहीं है, ये क्या है, साइनेप्सिस है। तो प्रोसेस जो होगा, ये प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। जोड़ी बनने की प्रक्रिया साइनेप्सिस बोली जाती है। जब जोड़ी बनेगा तो बीच में कुछ प्रोटीन, देखिए बीच में कुछ बना हुआ ना, ये क्या है, प्रोटीन है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। इससे दोनों जुड़े रहते हैं, इससे दोनों अटैच्ड है। ये क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, लिख लीजिएगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स में याद रखिए, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है। एक जाइगोट टीम में बाइवैलेंट आपस में पेयर कर लेते हैं, होमोलोगस बाइवैलेंट बनता है। प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस। बीच में एक प्रोटीन बनेगा, उसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्यों बना पेयरिंग, ये पेयरिंग क्यों हुआ है, कुछ मकसद है इसका। मकसद क्या है, जेनेटिक मटेरियल को अदला बदली करेंगे, अभी ये एक्सचेंज करेंगे, बोलेंगे हमसे थोड़ा सा तुम ले लो, तुमसे हम ले लेते हैं, तो अदला बदली हो गया, तो उसी में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। वही वेरिएशन आता है, वेरिएशन आने का कारण जो है ना, विभिन्नताएं वही है, एक्सचेंज करते हैं आपस में। हाँ क्या कह रहे हैं, और देखिए यहाँ पर ये सिस्टर है, ये दोनों आपस में नोट कर लीजिएगा, ये कैसा क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड है। ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा, आपस में क्या है, सिस्टर। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। ये दोनों आपस में कंपेयर करिए, नॉन सिस्टर है, क्योंकि क्रोमोसोम अलग हो गया था, इनके क्रोमोसोम क्या हो गया, तो ये जाइगोटीन। इसके बाद आती है पैचुटीन अवस्था, पढ़ के आएंगे पैचुटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कल पूरा ये खत्म करके इसका क्वेश्चन, कल तो नहीं है, मंडे, और मंडे को ही सेल वाला चैप्टर का टेस्ट भी होगा। टेस्ट पेपर रेडी है, ये चैप्टर खत्म होगा और टेस्ट बताइए। 22 मिनट आगे है, यहाँ नहीं है अभी, इसमें नहीं बनता है, ठीक है, इसके आगे वाले